विद्यार्थी मित्रों, श्री कड़वीबाई वीराणी कन्या विद्यालय के हिंदी के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी के 21वें पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। 21वां पाठ क्रांतिकारी शेखर का बचपन। यह श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा है और यह एक उपन्यास का अंश है। सबसे पहले हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में जानकारी लेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य भाषा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नि जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसाया यानी कुशीनगर में हुआ। बचपन का यानी कि उनका 1911 से 1915 तक का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया। यज्ञ जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इनके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवक्ता माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वारा काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि करुणा, प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया। यहाँ पर अभी हम क्रांतिकारी शेखर के बचपन के बारे में यानी कि अपने यह उपन्यास का अंश जो पाठ है उसके बारे में कि उसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बात की गई है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का एक अंश है, यानी कि उसमें से लिया गया एक थोड़ा सा भाग है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र, शेखर का जीवन दर्शन, स्वतंत्रता की खोज लक्षित है। यह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासक का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उनके जीवन के कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो उनकी बचपन की बारे में बात है कि जो शेखर है वो क्रांतिकारी कैसे बना, उसके अंदर इसके क्रांतिकारी विचार कैसे आए, वो किसे मानते थे और वो किसका अनुकरण करना चाहते थे या तो वो देश के लिए क्या करना चाहते थे, इसके बारे में हमारे यह क्रांतिकारी शेखर के बचपन का जो उपन्यास का अंश है उसके बारे में बताया है। सबसे पहले हम शब्दार्थ और टिप्पणी को देखेंगे। शैशव यानी कि बचपन, बोलबाला यानी कि अति प्रसिद्ध, अनुमति यानी सहमति, अंकुश यानी नियंत्रण, बांध लगाना नियंत्रण करना, परित्याग यानी बहिष्कार करना। अब हम शेखर क्रांतिकारी शेखर का बचपन यह उपन्यास का अंश पाठ के बारे में बात करेंगे। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से फेंकर अपने बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। यहाँ पर शेखर के बारे में बात कर रहे हैं। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया। क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास
नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की आवाज सतही पुकार उस तक पहुंचती। गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, यानी कि जो क्रांतिकारी शेखर थे उसने ये सब आवाजें खिड़की में खड़े खड़े सुनते थे। दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते थे और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, यानी कि वह घर में ही रहता था। घर से अनुमति नहीं थी, यानी कि उसको घर से जाने दिया नहीं जाता था। किस लिए? ये जो चढ़वड़े चल रही थी उसमें भाग लेने के लिए। लेकिन अनुमति का ना होना ही तो एक अंकुश जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। अगर किसी बात के लिए किसी को मना किया जाए तो वह बात कैसे की जाए या तो कैसे मनाई जाए, उसके लिए जो व्यक्ति है वो रास्ते ढूंढता है। उसी प्रकार शेखर भी ढूंढता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया, यानी कि शेखर ने सब जगह अपने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर आ गया और उसको ढेर लगा दिया, यानी कि बीच में रख दिया। फिर लैंपे लेकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। मिट्टी का तेल यानी कि जिससे हम दिया जलाते हैं या तो जिससे हम चूल्हा जलाते हैं। तेल का पिप्पा नौकरों के पास रहता था, वह जाने की हिम्मत न हुई। तेल का पिप्पा यानी कि जिसमें मिट्टी का तेल रखा जाता है, वह बड़ा साधन, और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, यानी कि उसने विदेशी कपड़ों को जला दिया। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल मानो विदेशी हो गए, यानी कि उसकी माँ ने उसको चाटा लगाया। जलने लगे लेकिन ढेर राख हो गया, यानी कि माँ का चाटा मिला लेकिन जो कपड़े थे वह राख हो गए। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेश का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसके घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहते थे, यानी कि उसका जो पूरा परिवार था वह भी अंग्रेजों की रीत भात से प्रभावित था और उसका अनुकरण करता था। पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी। आया यानी कि जो बच्चे को संभालती है, अंग्रेजी ही बोलती थी, यानी कि उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन रात बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था, यानी कि उसका जो पहला गुरु था वो भी अमेरिकन था, यानी वो भी अंग्रेजी में ही बात करता था। जो पढ़ता चाहे कुछ भी नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता ही था, यानी कि वो पढ़ता कुछ ना था लेकिन शेखर को पूरे दिन अंग्रेजी की शिक्षा देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है, यानी कि सब कहते हैं ना जो पहले सीखते हैं वो उसकी मातृभाषा होती है। तो शेखर ने सबसे पहले अंग्रेजी सीखी थी, तो उसके हिसाब से उसकी मातृभाषा अंग्रेजी हुई और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिससे मैं घृणित समझता हूँ, यानी कि शेखर जिसे घृणित समझते हैं उसी विदेशी को माँ कहने का बाध्य हूँ, यानी कि उसे माँ कहना पड़ता है। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, यानी कि जानबूझकर अपनी बातचीत में से उसने अंग्रेजी शब्द निकालना शुरू किया। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। अपनी आदतों में से उसने विदेशी अभ्यासों को दूर करने की कोशिश की और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था,
प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। यानी कि शेखर के पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो सामने वाले के साथ बांट सके या तो उसे बता सके, इसलिए उसने एक नाटक लिखना शुरू किया। प्रकट करने के लिए उसे एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति तभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली यानी जान ली, किसी से समझ के लिख लिया तो कहीं से देख के लिख ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का, यानी कि उसका नाटक था वो किसका था? एक स्वाधीन भारत का विराट स्वरूप, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है। यानी कि गांधी जी के प्रभाव में आकर या तो गांधी जी से प्रभावित होकर उसने गांधी जी के ऊपर ही एक नाटक लिखना शुरू किया जो भारत का विराट स्वप्न था और सिद्धि के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाय आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। यानी कि ये सारी चीजें हैं वह उन्होंने अपने नाटक में लिखी हुई थी। हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। नाटक पूरा हुआ और किससे लिखा था? देसी स्याही से। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उससे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। यानी कि वह अपनी बात किसी से बता नहीं सकता था, इसलिए वह अपने आप को यह बात बार बार कहता रहता। और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, यानी कि उसका नाटक कैसा था? स्वाधीन बाधाहीन भारत का चित्र। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पिता और पुत्र कैसे टहल रहे थे या तो कैसे चल रहे थे उसके बारे में बताया है। पास एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, उन्मुख यानी कि सामने आकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था, यानी कि उसको देखकर लग रहा था कि वह अपने अंग्रेजी जानकारी का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, यानी कि उसने जो शेखर को प्रश्न किया वह उसे क्या लगा? बुरा और अपमानजनक। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। पिता थे और उसकी उपस्थिति में वह बात करने के लिए झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं, यानी कि उसको ऐसा लगा कि उसका सामने करने वाला कोई नहीं। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं, यानी कि उसे लगा शेखर अंग्रेजी जानता ही नहीं है। उसने तनिक और रोक से कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। यानी कि उस लड़के को पूरी अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर भी उसको ऐसा लगा कि शेखर को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए उसने ऐसा बोला। लेकिन शेखर के पास पिता खड़े थे, इसलिए उसने उससे उत्तर
नहीं दिया। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा हो, यानी कि कुछ रट रहा हो। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। यानी कि यहाँ पर शेखर ने उसके सामने घृणा से देखा और उत्तर नहीं दिया। पिता के कुद्र स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। यानी कि पिता ने शेखर से पूछा कि तुम उसको उत्तर क्यों नहीं देते हो, तुम तो अंग्रेजी जानते हो। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया था। यानी कि यहाँ पर शेखर को पिताजी डांटते हैं और कान पकड़कर। तभी ट्रेन आई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। यानी कि उसको उसके पिता को उत्तर देना न पड़ा। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं सकता। शेखर ने सुन लिया। यानी कि शेखर के पिता थे, वह उनकी माँ के साथ बात करते थे और यह बात शेखर ने सुन ली। यह पूरा का पूरा जो उपन्यास का अंश है वह एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग है। यहाँ पर हमारा यह उपन्यास का अंश पाठ खत्म होता है। हम सब ने शेखर के बारे में, शेखर के बचपन के बारे में और उनके विचारों के बारे में बातचीत की या जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।